Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So let's continue with our multiple choice questions from UGC NET Public Administration December 2019 एग्ज़ाम। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही एनालाइज भी करेंगे। तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 70 ऑफ पेपर 2 दैट इज द सब्जेक्ट पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले के 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Now question number 1 that is question number 61 is match the following thinkers with the principles they proposed। तो एक तरफ आपको थिंकर्स दिए हुए हैं और एक तरफ उनके कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और हमें इनको मैच करना है। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट एंड बिकॉज अलग अलग थिंकर्स इन्वॉल्व हैं तो मैंने यहाँ पे कोई एक टॉपिक मेंशन नहीं किया है। तो एक तरफ हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हेनरी फेयल, लूथर गुलिक, फ्रेडरिक टेलर एंड हर्बर्ट साइमन। इस तरफ के ऑप्शंस देखते हैं। 1 साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ द वर्कर्स, 2 बाउंडेड रैशनैलिटी, 3 स्टाफ एंड लाइन एंड 4th एस्पिरिट डे कॉर्प्स। तो हेनरी फ्योल ने क्या दिया इसमें से? हेनरी फ्योल ने दिया एस्पिरिट डे कॉर्प्स, जिसका मतलब था हार्मनी, यूनिटी। इनके 14 प्रिंसिपल्स में से जो लास्ट प्रिंसिपल था दैट वाज एस्पिरिट डे कॉर्प्स। तो एक ऑप्शन आ जाएगा आपका 4th। देखते हैं ए का 4th कहाँ कहाँ पे है। तो 3 स्टेटमेंट में ए का 4th हमें यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड इज लूथर गुलिक। लूथर गुलिक जो है उन्होंने इनमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल दिया? उन्होंने दिया स्टाफ एंड लाइन। और ये कहाँ से आया था, कहाँ से डिराइव था? उनके मिलिट्री एक्सपीरियंस से ये लिया गया था। तो लूथर गुलिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज स्टाफ एंड लाइन। तो देखते हैं हमारा B3। तो ये दोनों ऑप्शंस में B3 है। नेक्स्ट फ्रेडरिक टेलर। तो अब हमारे बच गए बाउंडेड रैशनैलिटी और साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। तो इसमें से कौन सा दिया था? टेलर ने दिया था ऑप्शन नंबर 1 साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। तो उसमें से देखना है C1 कहाँ पे है, वो है ऑप्शन नंबर 2 में एंड हर्बर्ट साइमन के साथ है D2। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या हो गया? स्टेटमेंट नंबर 2 दैट इज A4 B3 C1 एंड D2। तो इनमें से जो थिंकर्स हैं हेनरी फेयल, लूथर गुलिक एंड फ्रेडरिक टेलर पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस सारे इनके प्रिंसिपल्स कवर करके ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई हैं। अगर आप चाहें तो उसको इन वीडियोस को देख सकते हैं। इनके जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्सेस एज कैटेगराइज्ड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो टैक्सेस की कैटेगराइजेशन की है उनके टाइप्स को हमें मैच करना है। तो एक तरफ आपके पास जो है वो टैक्स का नाम है और दूसरी तरफ उसकी एक्सप्लेनेशन है या बताया गया हुआ है वो किससे डील करता है। आइए इनको पढ़ते हैं। नाउ ए एक्सेस प्रॉफिट टैक्स, बी इनकम टैक्स, सी द्वारोदय, डी यात्रा विलाना। अब इस तरफ देखते हैं क्या है। नंबर 1 इट वॉज इम्पोज्ड ऑन द रिचर क्लास। तो इसमें से जो हम की वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। इम्पोज्ड ऑन द रिचर क्लास यहाँ पे हमारी होगा की वर्ड। सेकेंड इज इट वॉज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स अंडरटेकिंग रिलीजियस जर्नी। नंबर 3 इट वॉज इम्पोर्ट ड्यूटी टू बी लीविड ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी और फॉरेन प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं। एंड फोर्थ इज इनकम टैक्स वॉज चार्ज अपॉन द आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। तो यहाँ पे हो गया इनकम टैक्स और हमारा आर्टिस्ट्स, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। नाउ टैक्सेस में से जो कौटिल्य का हमारा टॉपिक है उसमें से कई बार टर्म्स जो आती हैं वो हमें मतलब कई बार ऑफिशियल्स के नाम दिए होते हैं, आपको उनको मैच करना होता है मॉडर्न नेम्स के साथ, इनके फंक्शंस के साथ। कई बार टैक्सेस के नेम्स आते हैं तो पुरानी टर्म्स को उठाकर वो उनके मतलब पूछते हैं। बहुत ये मतलब पैटर्न है जो कि कौटिल्य के टॉपिक में यूजुअली फॉलो किया जाता है। तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप क्या करेंगे? इंटेलिजेंट गेस मारेंगे। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम इंटेलिजेंट गेस जो है वो कैसे मार सकते हैं। नाउ नंबर 1 क्या था हमारा? एक्सेस प्रॉफिट टैक्स। ऑप्शन में देखो एक्सेस प्रॉफिट टैक्स किसको, अब प्रॉफिट जो है वो किसको होगा? जो अमीर लोग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में रिचर क्लास आ रहा है।
पर अभी हम श्योर नहीं है, तो मान के चलते हैं कि ए का 1 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेकेंड इज इनकम टैक्स। ऑप्शंस में देखेंगे तो डायरेक्ट टर्म इनकम टैक्स यूज हुई है ऑप्शन नंबर 4 में, इनकम टैक्स वाज चार्ज्ड अपॉन द आर्टिस्ट। तो हमें कह सकते हैं कि बी का ऑप्शन 4 हो सकता है, श्योर नहीं है पर हो सकता है। सी द्वारोदय, द्वार। अभी टर्म्स तो संस्कृत या हिंदी संस्कृत टर्म्स हैं, तो आपने द्वार देखना है, द्वार का मतलब क्या होता है, गेट। एंड फोर्थ इज यात्रा, यात्रा, यात्रा मतलब एक जर्नी, जो कि हमारे यहाँ पे था रिलीजियस जर्नी के लिए, तो डी का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। और द्वारोदय, इम्पोर्ट ड्यूटी कब लगती है, किसी बाउंड्री पे, जब कोई जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में या दूसरी स्टेट से हमारी स्टेट में एंटर कर रहा है, तो जो द्वार पे जो टैक्स लगेगा, तो सी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से अगर हम इनके जो वर्ड्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं उनके रूट वर्ड्स देखें, उनमें से मतलब निकालने की कोशिश करें, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शंस देखते हैं, A1 सब में A1 ही है, ठीक है जी। उसके बाद हमें देखना है बी का 4, तो बी का 4 इस स्टेटमेंट में है, इस स्टेटमेंट। सी का हमारा है ऑप्शन नंबर 3, तो C3 हमें इसमें दिख रहा है। एंड डी का हो गया ऑप्शन नंबर 2, तो आपकी करेक्ट जो ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन कहाँ से था हमारा, यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक कौटिल्य, और आंसर हो गया हमारा 2। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली याद ना भी हो तो आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Next question is, which of the following union ministry notified the new solid waste management rules 2016? तो देखने में लग रहा है कि ऐसे ही कुछ रैंडम क्वेश्चन है, पर अगर आप सिलेबस ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन है जो यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। टॉपिक है हमारा रिफॉर्म्स इन अर्बन गवर्नेंस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वहाँ से ये हमारा क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शंस क्या हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसके अंदर मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो कोई काम है ही नहीं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग भी मुश्किल है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट भी हो सकता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। वैसे ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअल है। आंसर क्या है इसका, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। तो ये जो रूल्स थे ये 2016 में दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इससे पहले जो रूल्स आए थे वो आए थे 2000 के अंदर, 2000 के अंदर ये रूल्स आए थे। उसके बाद जो रिवाइज हुए हैं वो 16 साल के बाद जो ये रूल्स रिवाइज हुए, और जब रिवाइज हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा, जो मेन काफ़ी सारे पॉइंट्स थी, काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन उसमें एक बात जो आई थी वो थी कि सोर्स पे ही हम जो हमारा वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करें। तो जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल घर है, कोई इंडस्ट्री है, कोई भी जो है सोर्स है, वहीं पर हम उस जो है वेस्ट को सेग्रीगेट करें। और सॉलिड वेस्ट क्या होता है, तो सॉलिड वेस्ट के अंदर भी कई तरीके के जो वेस्ट हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। आई थिंक 5 to 6 कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है प्लास्टिक वेस्ट हो, कंस्ट्रक्शन का वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, तो ऐसे अलग अलग जो है इसमें कैटेगरीज भी बनी हुई हैं। प्लस जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं वो हमारे फोकस करते हैं 3 R's के ऊपर। पहला आर क्या होता है, पहला आर होता है आपका रिड्यूस, कि जितना कम से कम हो सके आप उन जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें। उसके बाद रीयूज़, अगर कोई रिसोर्स ऐसा है जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं तो उसको रीयूज़ करें। और उसके बाद आता है रिसाइकल, रिसाइकल। तो पहला है रिड्यूस, देन है रीयूज, एंड देन इज रिसाइकल। इसकी डिटेल्ड अगर रूल्स या गाइडलाइंस आप पढ़ना चाहें तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी जो है गाइडलाइंस वो दी गई हैं, ठीक है जी। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आंसर इसका था ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, एंड अगेन काफ़ी सारे थिंकर्स हैं, तो आप एक पर्टिकुलर थिंकर को नहीं कह सकते कि वहाँ से क्वेश्चन आया है। देखते हैं ऑप्शंस। द फर्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड। सेकंड इज लोकस एंड फोकस बाय रॉबर्ट विलियम्सकी। थर्ड इज रेंट सीकिंग, गॉर्डन टलॉक। एंड फोर्थ इज मीनोब्रुक 2, रोजमेरी ओलियरी। तो चेस्टर बर्नार्ड ने फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव दिए, ये बिल्कुल ठीक है।
रॉबर्ट गोलम्बिस्की को हम जब पढ़ते हैं तो उन्होंने लोकस एंड फोकस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। गॉर्डन टुलॉक ने रेंट सीकिंग की बात की थी, ये भी ठीक है। ये आपका पब्लिक चॉइस थ्योरी का अंदर आता है, पब्लिक चॉइस थ्योरी। उसके बाद है मीनोब्रुक टू रोजमेरी ओलियरी, तो ये आपका गलत है। जो मीनोब्रुक टू है उसको जो हमारे हेड किया था वो थे जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन फ्रेडरिक्सन ने। और जो रोजमेरी ओलियरी हैं इन्होंने हेड किया था थर्ड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को, जो आपकी 2008 के अंदर हुई थी। ठीक है, इसलिए जो आपका आंसर हो गया यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरी, तो जो ग्रेप वाइन की टर्म है, जो कंसेप्ट है, वो इनमें से किसके साथ, किस थियोरी के साथ एसोसिएटेड है? नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 डिसीजन मेकिंग, नंबर 3 मोटिवेशन एंड नंबर 4 लीडरशिप। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आई थिंक पेपर 1 में भी आया हुआ है पहले। ठीक है, तो अगर जो इसका आंसर है आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये आपको आना चाहिए, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर ग्रेप वाइन का जो टर्म है वो हमारी आती है। एंड इसका मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है जिसका एक फिक्स्ड कोई रूट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रेप वाइन इज आपकी जो अंगूर की बेल होती है उसकी ग्रोथ की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, कहीं को किधर से भी वो ग्रो कर जाती है। तो वहीं से कंसेप्ट लिया गया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, जो एक पर्टिकुलर फिक्स बात फॉलो नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिकेशन। क्वेश्चन था यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन से। ठीक है जी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following areas the ethical issues normally arise, तो इनमें से कौन से वो एरियाज हैं जिसमें एथिकल इश्यूज नॉर्मली उठ जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं? ए लाइकलीहुड ऑफ हार्मिंग दोज पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च, तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके का हार्म पहुंचने का लाइकलीहुड हो सकता है। तो अगर आप रिसर्चर हैं तो उनको आप हार्म अगर पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपका एथिकल इशू आता है कि नहीं आता है। सेकेंड इज लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिससे आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी परमिशन आपने नहीं ली है। ठीक है। थर्ड इज सिचुएशन इन विच रिसर्चर गिव्स इंफॉर्मेशन टू रिस्पोंडेंट्स इन ऑर्डर टू एलिसिट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, तो आप अगर आप एक रिसर्चर हैं और आपके सामने कोई रिस्पोंडेंट है जिससे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसको आप पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब उससे एक आंसर लेने के लिए आप उसको सपोज कोई बैकग्राउंड समझा रहे हैं या आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप कि कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं या जिस टॉपिक से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बैकग्राउंड की जानकारी दे रहे हैं। तो आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि सामने वाला आपको आंसर दे, तो क्या इसमें कोई एथिकल इशू इन्वॉल्व है? एंड लास्ट स्टेटमेंट इज ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम इनसफिशिएंट डेटा, तो अगर आपके पास डेटा पूरा नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए, और फिर भी आप उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इनको एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 लाइकलीहुड ऑफ हार्मिंग दोज पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च, तो अगर आप ये रिसर्च में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है और अगर आप उसको हार्म पहुंचाते हैं तो वहाँ पे एथिकल इशू हो सकता है। सेकेंड इज लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये तो कन्फर्म है कि अगर आप उनकी कंसेंट जो है उनसे नहीं ले रहे हैं उनको बताकर, और ऐसे ही कोई डेटा मतलब चोरी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनका जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिसर्च में यूज़ होंगे, तो वो पक्का एक एथिकल इशू है, एक गलती है, एथिकली वो सही नहीं है। थर्ड इज़ कि अगर आप एक रिस्पॉन्स लेने के लिए उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसमें कोई एथिकल इशू मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो बताओगे तभी आपको सामने वाला जो है वो कुछ ना कुछ जवाब देगा, राइट? तो उनको एक बैकग्राउंड बताना या कुछ समझाना ज़रूरी होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई एथिकल इशू हमारा है। फोर्थ इज ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इनसफिशिएंट डेटा, ऑब्वियसली आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया है, डेटा कम है और उस पर आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगे। तो आपकी स्टेटमेंट्स ठीक कौन कौन सी हो गई? ए, बी एंड डी। तो ए, बी एंड डी ऑप्शन कौन सा है? इट इज़ हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 10 रिसर्च
methodology and topic is ethics in research. Answer is option number 4. Now next question. बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, बिकॉज मुझे लगता है कि किसी को भी काम करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो जब मुझे लगता है कि हाँ, अगर जो मैं ये कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ आपको अच्छी लग रही है, तो मैं और मोटिवेट होती हूँ कि मैं और वीडियोस बनाऊँ और क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो इफ़ यू आर वॉचिंग तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई और फीडबैक देना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपना स्कोर है वो दे सकते हैं। अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है या लोगों को वो अच्छा लग रहा है। तो एक लाइक करने में तो आपको कुछ जाता नहीं है, तो प्लीज़ अगर आप वो कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 67 इज who have edited the book on papers on the science of administration। तो किन्होंने, क्योंकि यहाँ पे have यूज हुआ है, ठीक है, तो have यूज हुआ है, तो किन लोगों ने जो है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है बुक उसको एडिट किया। और ऑप्शंस में भी दो दो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। तो ए हेनरी फेयल, बी लूथर गोलिक, सी जेडी मूनी एंड डी लिंडोल उर्विक। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, गुलिक एंड उर्विक है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी, तो बी एंड डी हमारा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो इन जैसे मैंने आपको बताया इन पे वीडियोस मैंने बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। अगर लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में एक ही आंसर होता, मतलब क्वेश्चन में आपको लूथर गुलिक भी दे रखा है और लिंडोल उर्विक भी दे रखा है, और फाइनल जो ऑप्शन है उसमें एक है, तो आपको चूज करना है लिंडोल उर्विक अगर एडिटिंग की बात हो रही है, और राइटिंग की बात हो रही है तो लूथर गुलिक। ठीक है, और अगर दोनों का नाम है तो साथ में आप तो दोनों का ले सकते हैं, गुलिक एंड उर्विक। और यहीं पे मुझे याद आ रहा है कि रिसर्च एथिक्स पे भी हमारी एक वीडियो है, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन कहाँ से है, यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज गुलिक एंड उर्विक। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिट 2 थॉट में से आ रहे हैं। Now next question is 68. Who said that whatever governments choose to do or not to do is termed as public policy? तो किसने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो जो भी करने की इच्छा करती है या नहीं करने की इच्छा करती है वही हमारी पब्लिक पॉलिसी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है आपसे। ऑप्शंस हैं 1 हैरोल्ड लेस्वेल, 2 टॉमस डाई, 3 बी गाय पीटर्स एंड 4th इज एफ मेलोनी। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो। ठीक है जी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टॉमस डाई। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने पब्लिक पॉलिसी की वीडियो जो है वो बनाई है, उसमें सबसे पहले जब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग या इंट्रोडक्शन, तो यही डेफिनेशन को हम अपना बेस लेके चलते हैं और फिर धीरे धीरे इस डेफिनेशन में इम्प्रोवाइजेशन जो है हम करते हैं। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है टॉमस डाई की। क्वेश्चन कहाँ से है, यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी। टॉपिक जो है वो हम कह सकते हैं नेचर ऑन स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि मीनिंग वहाँ पे मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट इट इज़ ऑब्वियस कि जब आप नेचर एंड स्कोप पढ़ेंगे तो मीनिंग तो आपको पता ही होगा, आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, मीनिंग पढ़ेंगे तभी आप नेचर एंड स्कोप डिस्कस कर सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 टॉमस डाई। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 69. In which of the following set of values Gini coefficient, a statistical tool to measure the degree of variation, is used? कहने का मतलब है कि जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें से किसको मेजर करने के लिए गिनी कोफिशिएंट नाम का एक स्टैटिस्टिकल टूल जो है वो यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है ये मुझे अभी श्योर नहीं है, बट जितना मुझे नॉलेज है दिस इज़ फ्रॉम यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी। बेसिकली ऐसे इसको जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो स्टडी करते हैं, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर भी आपका एक टॉपिक आता है विच इज़ SPSS इन रिसर्च। SPSS इन रिसर्च, जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज इन रिसर्च। मेरा ख्याल ये है कि वहाँ से क्वेश्चन है। वैसे इकोनॉमिक्स में जो जर्नल इकोनॉमिक्स, जो अगर आप में से कोई एंट्रेंस कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो तो उसको तो आएगा, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्वेश्चन हम अलग से नहीं पढ़ते हैं। तो एक जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आया है वो है यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि उसमें हम स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी बात करते हैं और ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। ठीक है जी, तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 इज पॉवर्टी रेट, ऑप्शन 2 इज मीडियन इनकम, ऑप्शन 3 इज इनकम इनइक्वालिटी
एंड ऑप्शन 4 इज डिपेंडेंसी रेशियो। तो इनमें से किस चीज़ को मेजर करने के लिए गिनी कोफिशिएंट यूज होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, अब मैंने क्योंकि बेसिक इकोनॉमी थोड़ी पढ़ी है तो मुझे आता था, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमारी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है। ठीक है, और 100% क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते हैं, तो यू कैन ट्राई। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जो है फैक्ट्स बता देती हूँ। तो जो गिनी कोफिशिएंट है वो एक हमारा लॉरेंस कर्व होता है इकोनॉमी में। लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व आप सर्च भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट। ठीक है, इकोनॉमी में होता है जिसके अंदर हम एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम होती है, इधर हमारी पॉपुलेशन होती है। ठीक है, और ये हमारा है इनकम जो आइडियल सिचुएशन में होनी चाहिए, मतलब हर किसी के पास बराबर बराबर इनकम हो, पर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। तो जो नॉर्मली हमारा ग्राफ जाता है वो कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, और जो बीच में होता है हमारा ये जो गैप है, दिस इज अवर इनकम इनइक्वालिटी। ये मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा जो बेसिक है बता रही हूँ, इनकम इनइक्वालिटी ये हमारा जो है आ जाता है। जो अब हमारा ये गिनी कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है इट इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ये लाई करती है। अगर इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी नहीं है, विच मीन्स कि इक्वालिटी है। तो अगर जो गिनी कोफिशिएंट है उसका वैल्यू 0 आ गया, मतलब हर किसी के पास बराबर बराबर इनकम है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, दैट मीन्स इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम इनइक्वालिटी है, सारा का सारा पैसा एक ही बंदे के पास है। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा सा इससे आइडिया ले सकते हैं गिनी कोफिशिएंट के बारे में। ये इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल जो है वो है हमारा है। ठीक है जी, तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Now coming to the last question for today is, which of one of the following is not a sustainable development goal or SDG set by United Nations General Assembly in 2015? तो इनमें से कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है? अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस, शायद हमारे 4 to 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, और मैंने आपको शायद प्रॉमिस भी किया हुआ है कि इसमें वीडियो बनाऊंगी। जैसे ही हम ये 100 क्वेश्चंस फिनिश करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट वीडियो होगी वो मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ही होगी। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 नो पॉवर्टी, सेकंड इज अर्बनाइजेशन, थर्ड इज लाइफ ऑन लैंड, एंड फोर्थ इज क्लाइमेट एक्शन। तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्बनाइजेशन। ठीक है जी, नो पॉवर्टी है हमारा गोल नंबर 1, लाइफ ऑन लैंड इज अवर गोल नंबर 15, एंड क्लाइमेट एक्शन इज अवर गोल नंबर 13। तो जो आ रहे हैं वो तो आप साथ साथ याद कर ही लीजिए। ठीक है, नो पॉवर्टी है गोल नंबर 1, लाइफ ऑन लैंड है 15वें नंबर पे, और क्लाइमेट एक्शन है 13 नंबर पे। हमने किया था कि 193 कंट्रीज़ ने ये साइन किया था जब ये गोल सेट हुए थे। और कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, 169 हमारे टारगेट्स हैं, कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक अचीव करने हैं। इससे पहले क्या थे? 2015 से पहले हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे। ठीक है, MDG होते थे, जो कि अब नहीं है, उनको रिप्लेस कर दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके, और कितने क्वेश्चंस आपको आते थे वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब हम करेंगे आज का एनालिसिस। प्लस मुझे आपको बोलना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब किया है और बेल बटन जो है वो नहीं दबाया, बेल आइकन, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको कोई नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप बेल बटन भी दबा दें। और नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन कहाँ से था हमारा? यूनिट नंबर 5 कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से। टॉपिक था हमारा SDGs। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नाउ आज की जो 10 क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आए हैं? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से 4 क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, पहले भी हम क्वेश्चन देखते आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एक कॉम्पोनेंट है आपके सिलेबस का। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में से आज कोई क्वेश्चन नहीं आया है। स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में से एक क्वेश्चन है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला था। उसके बाद कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, और पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से देखे हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है। सोशल वेलफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं है। पब्लिक पॉलिसी से एक क्वेश्चन है। अभी तक हमने वैसे पब्लिक पॉलिसी के जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो बहुत ही
सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने मतलब एक बार भी गो थ्रू किया है सिलेबस तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस यूनिट 9 में से कोई क्वेश्चन नहीं है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी में से 2 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं वो जो गिनी कॉफिशिएंट वाला है वो इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो इनको मिला के हो गए हमारे आज के 10 क्वेश्चन। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ, विच आर क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 80। और अगर कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे कल, टिल देन स्टे ट्यून्ड।